मेरी जिंदगी का वो था जिस दिन मैं पहली बार ऑन एयर हुई थी। मुझे लगता है कि अगर मैं एंकर ना होती तो मैं कुछ भी ना होती। मेरे पेरेंट्स, उनके अलावा कुछ भी नहीं। मेकअप तो आपको पता है कि मेरी जॉब का हिस्सा है। मैंने टीवी पर आना होता है और अभी भी आप देख सकते हैं मैं अभी ऑफिस से आई हूँ और मेरे फेस पे फुल मेकअप हुआ है। मैं टोबा टेक सिंह में पैदा हुई, जहाँ पे मेरे दादा और मेरे जो डैडी का शहर है, मैं वहाँ पे पैदा हुई थी। लेकिन उसके कुछ सालों के बाद हम लोग लाहौर शिफ्ट हो गए थे। अभी मैं बहुत छोटी थी तो मेरे पेरेंट्स हमें लेकर लाहौर आ गए, तो मेरा सारा ब्रॉटअप लाहौर में हुआ था। लेकिन अभी मैं वैसे कराची में रहती हूँ। न्यूज एंकरिंग से मेरा जो ताल्लुक है वो एज अ न्यूज एंकर तो मुझे 7 साल हो गए खबरें पढ़ते हुए। मैंने डिफरेंट चैनल्स पर काम किया है। लेकिन उससे पहले जब मैं स्टूडेंट लाइफ में थी यूनिवर्सिटी में, तो उस वक्त मैंने रेडियो से स्टार्ट लिया था। मैं रेडियो पे शोज करती थी, साथ साथ यूनिवर्सिटी में मैं अपनी क्लासेस लेती थी। लेकिन जो बाकायदा मैंने आगाज किया वो मेरा लास्ट सेमेस्टर था यूनिवर्सिटी का, और मतलब जैसे लास्ट सेमेस्टर होता है तो तभी मैंने स्टार्ट किया था 2013 में। तो अब 7 to 8 years हो गए मुझे इस फील्ड में एज अ न्यूज एंकर काम करते हुए। मेरी जो एजुकेशन है, मैंने BS ऑनर्स किया है मैस कम्युनिकेशन में यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब लाहौर से। और जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा लास्ट सेमेस्टर ही था जब मैं न्यूज़ एंकर बन गई। उससे पहले मैं रेडियो किया करती थी। और फैमिली का जहाँ तक ताल्लुक है तो हम लोग 5 बहनें हैं और मैं 3rd नंबर पर हूँ। और मेरा एक भाई है, भाई सबसे छोटा है। और मैं ही अपनी फैमिली में वाहिद लड़की हूँ जो कि इस फील्ड में हूँ। इससे पहले कोई भी नहीं था और शायद आगे किसी का भी इरादा भी नहीं है। तो मेरी जो सारी फैमिली है, मेरे जो पेरेंट्स हैं वो लाहौर में रहते हैं, लेकिन मैं अपनी जॉब की वजह से मैं कराची में रहती हूँ कि मैं यहाँ पे काम करती हूँ। मुझे लगता है कि अगर मैं एंकर ना होती तो मैं कुछ भी ना होती। मुझे एंकर ही बनना था क्योंकि मैं बचपन से ही डिबेट्स और बैतबाजी और इकबालियात, इस तरह के सारे जो कॉम्पिटिशन्स होते थे, मैं बहुत छोटी थी, 4 साल की थी मैं जब मैंने फर्स्ट टाइम तकरीर की थी। तो मैं शुरू से इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा रही हूँ क्योंकि मेरे जो फादर हैं उनका ताल्लुक इस फील्ड से रहा है। वो टीचर थे और उनको बहुत ज़्यादा शौक था डिबेट्स और इन सब का, तो वो भी किया करते थे। तो उन्होंने वो सारी चीजें मुझ में डाल दी, अपने सारे जो शौक थे, और उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की मुझ पर। तो मुझे शुरू से बहुत ज्यादा शौक था, आप कह लें कि सेंटर ऑफ अटेंशन बनने का, या फिर लोगों से ये कहलवाने का कि अच्छा इसमें एक टैलेंट है। तो मुझे चूंकि शुरू से मैंने बताया 4 इयर्स की थी तो मैंने जब पहली दफा क्राउड के सामने तकरीर की तो मुझे वहीं से बहुत ज्यादा शौक हो गया था कि अच्छा अगर कुछ ऐसा करो तो लोग आपकी इज्जत भी करते हैं, लोग आपको कुछ समझते भी हैं। तो मुझे बस शौक था कि मैं कुछ बनूं। लेकिन बाकायदा तौर पर जो मैंने सोचा कि मुझे न्यूज एंकर बनना है वो मैं इंटरमीडिएट में थी, FSC प्री इंजीनियरिंग करी थी 2nd ईयर में। उस वक्त मैंने ये फैसला किया स्टडीज लेनी है और मैंने न्यूज एंकर बनना है। बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं कुछ भी नहीं थी ना, जैसे कि जब मैं डिबेट्स ही सिर्फ किया करती थी अपनी स्टूडेंट लाइफ में और कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करती थी, तो उस वक्त जब मेरी तारीफ होती थी तो उस वक्त मैं खुद को कुछ समझती थी, मैं खुद को कुछ समझने लगी। लेकिन उसके बाद जब मैं बाकायदा तौर पर इस फील्ड में आई और आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे अल्लाह ने मुझे सक्सेस दी और जिस मकाम तक मैं पहुंचना चाहती थी मैं पहुंची, तो आहिस्ता आहिस्ता मेरे अंदर से मुझे ये लगा कि वो चीज़ भी खत्म हो गई जो कि मुझे लगता था कि मैं खुद को कुछ समझती हूँ। तो मेरे अंदर, मुझे नहीं लगता कि मेरे अंदर कोई गुरूर या इस तरह की कोई चीज़ आई है, क्योंकि जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जो मेरे साथ होते हैं लोग, वो मुझे यही कहते हैं कि तुम बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ हो। और मतलब मुझे समझ नहीं आते मैं किस चीज के ऊपर गुरूर करूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो भी है वो अल्लाह की देन है और अल्लाह ने अगर इस मकाम तक पहुंचाया, अल्लाह ने इतना दिया है, इतनी इज्जत दी है, शोहरत दी है, तो वो छीन भी सकता है। तो इसलिए कभी भी नहीं, जो चीज थी भी वो भी खत्म हो गई अंदर से। मैं क्रिटिसिज्म को बहुत पॉजिटिव लेती हूँ। बहुत क्रिटिसिज्म मिलता है, सिर्फ तारीफ करने वाले लोग नहीं होते। बहुत सारे लोग अक्सर सुनने को मिल जाता है, जैसे कि किसी ने बताया है कि वो फलां जो है वो लड़की वो कह रही थी कि यार
इसको किसने हायर कर लिया इस चैनल पर, इसको तो बोलना नहीं आता, इसको तो खबरें नहीं पढ़नी आती। ऐसी चीजें सुनकर एकदम से थोड़ा सा दिल भी दुखता है, लेकिन मैं उस क्रिटिसिज्म को बड़ा पॉजिटिव लेती हूँ, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि हर कोई आपको पसंद नहीं कर सकता और इसी तरह हर कोई आपको नापसंद भी नहीं कर सकता। तो जहाँ बहुत सारे लोग आपको पसंद करते हैं, वहाँ बहुत सारे लोग आपको नापसंद भी कर सकते हैं, और बहुत सारे लोग आपके काम में भी बहुत सारे कीड़े निकालते हैं। जैसे अभी मैं आजकल जो रमजान ट्रांसमिशन में मैं कंपटीशन होस्ट कर रही हूँ, डिबेट और क्विज कंपटीशन, तो उसमें मुझे मोस्टली अप्रिसिएशन मिली, लेकिन 2 से 3 लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुझे आकर डायरेक्टली मेरे मुंह पे क्रिटिसाइज किया, मुझे आकर बोला कि आप जो कर रही हो बड़ा फेक लग रहा है, मतलब डायरेक्ट आकर मुझे बोल दिया। तो मैंने पूरी बात सुनी और मैंने कहा कि अच्छा, अगर आपको ऐसा लग रहा है, फेक लग रहा है, तो कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूंगी कि अगर नेक्स्ट टाइम मुझे ये चांस मिलता है तो मैं इसको फेक ना करूं। और लेकिन साथ मैंने उनको ये भी बोला कि मतलब आप बहुत एक दो ही लोग हैं जिन्होंने मुझे इस तरह का नेगेटिव कमेंट दिया है, मुझे मोस्टली लोगों ने पॉजिटिव ही कमेंट दिया है, बट मुझे अच्छा लगा कि आपने मुझे ऑनेस्ट कमेंट दिया, तो मैं क्रिटिसिज्म को बहुत पॉजिटिव लेती हूँ। आइडियलिज्म के चक्कर में वैसे मैं कभी पड़ी नहीं हूँ, बट ये है कि मेरा जो था ड्रीम था वो अपने पेरेंट्स का ड्रीम पूरा करना था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे फादर को शौक था, और क्योंकि वो ये सब करते थे अपनी स्टूडेंट लाइफ में, फिर उसके बाद जब उन्होंने अपनी जॉब भी की उसमें भी, तो उनको शौक था कि मैं भी करूँ, क्योंकि उनको शायद बचपन से लगता था कि मेरे अंदर वो वाली चीज़ है। और फिर उसके बाद जब मैंने बाकायदा इस चीज़ का फैसला जब न्यूज़ एंकर बनने का किया, वो मैंने इसलिए किया था कि मैं सेकंड ईयर में थी और मेरे पेरेंट्स आपस में कोई बात कर रहे थे, तो मेरी मदर ने मेरे फादर को बताया था कि वो जब यंग थी तो वो एंकर बनना चाहती थी, लेकिन उस वक्त अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, तो इस वजह से वो बन नहीं सकी। तो वो अक्सर कहती थी कि मैं टीवी देखती हूँ, जब एंकर को खबरें पढ़ते हुए देखती हूँ तो मुझे मेरे दिल में एक हसरत रह जाती है। तो मैंने उस वक्त सोच लिया कि ये हसरत नहीं रहनी चाहिए, मुझे इनको बन के दिखाना है। तो मेरा हमेशा से ये था कि जो मेरे पेरेंट्स चाहते हैं, मेरी माँ का ख्वाब है, मुझे वो पूरा करना है। मेरे फादर भी ये चाहते थे कि मैं कुछ बनूं, तो मुझे हमेशा से ये चीज, हमेशा से जो इंस्पिरेशन मिली वो इस चीज से मिली कि मेरे पेरेंट्स ये चाहते हैं, इसलिए मुझे करना है। और आप यकीन करें, आज मुझे 7 इयर्स हो गए हैं खबरें पढ़ते हुए। मैं पहले इस्लामाबाद में रहती थी, अब मैं कराची में, मुझे 4-5 साल हो गए रहते हुए। मैं जिस भी चैनल पर जाऊं, मैं जिस भी टाइम खबरें पढ़ रही होती हूँ, मेरे जो पेरेंट्स हैं उनका फीडबैक मुझे जरूर आता है। वो मुझे मेरी पिक्चर बनाकर सेंड करते हैं टीवी से, वो मुझे बताते हैं कि आज मैं कैसी लग रही थी। मतलब उनका जब फीडबैक मुझे आ जाता है तो मुझे लगता है मुझे सब कुछ मिल गया। वो मेरी कोई एक चीज भी मिस नहीं करते। अगर मेरी टीवी पे कोई एक भी चीज न्यू आ रही है ना, इवन अगर ये इंटरव्यू भी जैसे मैं उनको बताऊंगी कि मैंने दिया है, तो वो ये भी जरूर देखेंगे। और उनका जो फोन है दोनों का, वो मेरी ही इन चीजों से भरा हुआ रहता है। तो मुझे ये वाली जो चीज है ना, कि मेरे पेरेंट्स को जो खुशी मिलती है मुझे टीवी पर देख के, सक्सेस देखकर, मैं उस चीज से मैं इंस्पायर होती हूँ। मेरे लिए ये आइडियल है शायद कि मुझे ये इस चीज से इंस्पिरेशन मिलती है कि मेरे पेरेंट्स खुश हैं तो मुझे ये करना है। मेरे जो सोशल मीडिया अकाउंट पर, मेरे इंस्टाग्राम पे हैं इस टाइम 102K फॉलोअर्स, लाइक 1,02,000, और ट्विटर के ऊपर मेरे फॉलोअर्स हैं कोई 55,000, और फेसबुक पेज जो है मेरा, उसके भी मेरे कोई 70,000 फॉलोअर्स हैं। तो यही मेन है इस वक्त, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर आई थिंक। तो मेरी है इसके ऊपर काफी सारी फॉलोइंग है। मेरी रूटीन काफी खराब है, क्योंकि लोगों के नजदीक खराब करती हूँ रात 9 और 12 का बुलेटिन, तो मैं रात के सोते 4-5 बज जाते हैं मुझे, तो मैं लेट सोती हूँ और लेट उठने वाली बंदी हूँ। मैं सोकर ही कोई दोपहर को 2 बजे तक उठती हूँ। फिर उसके बाद जाहिर है आजकल तो रमजान है, आपको पता है, तो रोजा होता है, सहरी के सोती हूँ। लेकिन रमजान के अलावा अगर रूटीन आप पूछें तो मैं 2 बजे सोकर उठती हूँ, और उसके बाद मैं नमाज वगैरह पढ़ती हूँ, और उसके बाद कुछ खाती हूँ। फिर मेड आ जाती है, वो काम वगैरह करती है, उसके साथ जरा बातें वगैरह कर ली, क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ अभी फिलहाल। तो फिर उसके बाद मैं ऑफिस चली जाती हूँ, 6-7 बजे शाम को मैं ऑफिस जाती हूँ, कभी 6 बजे कभी 7 बजे। और उसके बाद मेरा बुलेटिन होता है रात 9 बजे, फिर मेरा बुलेटिन होता है रात 12 बजे, और सैटरडे संडे को मैं करंट अफेयर्स शो होस्ट करती हूँ, और वो मेरा शाम को 5 बजे होता है। तो मेरी सैटरडे संडे की रूटीन थोड़ी सी डिफरेंट होती है, मैं थोड़ा जल्दी ऑफिस जाती हूँ, लाइक 1 बजे के करीब।
तो बस इसी तरह से पूरा वीक गुजर जाता है। मंडे मेरा वीकली ऑफ होता है और वीकली ऑफ पे बहुत सारे काम होते हैं, शॉपिंग पे जाना या फिर ग्रोसरी करना या फिर सैलून जाना, और बहुत सारे काम होते हैं, तो वो फिर संडे को हो जाते हैं। ये मेरी रूटीन है अभी फिलहाल, क्योंकि अभी मैं बैचलर्स लाइफ गुजार रही हूँ और बहुत कम दिन रह गए हैं मेरी बैचलर्स लाइफ के, क्योंकि मेरी शादी हो रही है। मैं बिल्कुल भी, मुझे लगता है कि आम लड़कियों की तरह शादी को लेकर, जैसे लड़कियां होती है ना बहुत ज्यादा एक्साइटेड या बहुत ज्यादा चीजों को लेकर तैयारियां करना एंड ऑल, मैं उस टाइप की नहीं हूँ। मैं बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हूँ, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल। तो मैंने अपनी शादी को भी बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल लिया हुआ है। हालांकि लोगों को यकीन नहीं आता, लेकिन मेरी वाकई शादी है। 21 मई को मेरी शादी है और मैं अभी तक कराची में हूँ और लाहौर में मेरी शादी होनी है, और मैं शादी से 4 दिन पहले लाहौर जाऊंगी और रुखसत होके मैंने वापस कराची ही आना है। तो उसके बाद मेरी शादी की रूटीन, शादी की जो शॉपिंग है वो इस तरह से हुई कि मैं 2 मंथ्स पहले मार्च में छुट्टी लेकर लाहौर गई अपनी फैमिली के पास, और उस एक वीक में मेरे सारी शॉपिंग की शादी की, जो चीजें भी लेनी थी, कपड़े, जूते, ज्वेलरी, सब कुछ। और हॉल जो है वो घर वालों ने मेरा पसंद करके रखा हुआ था, मैंने बस जाकर उसको ओके किया और उन लोगों ने उसको फाइनल कर दिया, और वो एक वीक के अंदर हुआ है जो हुआ है, उसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद मैं कराची आ गई। अब जो पीछे से छोटी मोटी चीजें हैं वो मेरी छोटी बहनें, मेरी मदर देख लेती हैं, और मैं कुछ भी नहीं मैंने करना। मैंने सिर्फ ये करना है कि जब मैंने शादी है मेरी, तो मैंने शादी से 4 दिन पहले चले जाना है। और बाकी अगर मुझे कोई चाहिए हो चीज या मुझे लगता हो कि अभी ये रहती है, तो मैं उसको ऑनलाइन मंगवा लेती हूँ, क्योंकि आपको पता है लॉकडाउन है एक तो, और दूसरा ये कि कोरोना की वजह से भी थोड़ा सा हम लोगों को आदत हो गई है अब ऑनलाइन शॉपिंग की, तो ज्यादा ऑनलाइन ही शॉपिंग फिर मैं कर लेती हूँ अगर मुझे कुछ चाहिए। तो शादी की तैयारी इस तरह से चल रही है। अभी शादी कोई बहुत ज्यादा प्रॉपर धूमधाम से नहीं हो रही, क्योंकि मैं सादगी पसंद करती हूँ। मुझे शौक है कि शादी जो है वो बिल्कुल सादगी से होनी चाहिए, और दूसरा ये कि कोरोना है, लॉकडाउन है, तो इस वजह से कोई बहुत ज्यादा चीजें क्लियर नहीं है, अनसर्टेन है बहुत ज्यादा सिचुएशन। इवन ये भी नहीं पता कि शादी हॉल में होनी है कि शादी घर पर होनी है, क्योंकि मेरा निकाह हुआ हुआ है और मेरी सिर्फ रुखसती होनी है। तो उसमें अब डिपेंड करता है 16 मई को क्या डिसीजन होता है, उसके अकॉर्डिंग ही हम कोई डिसीजन लेंगे। मेकअप तो आपको पता है कि मेरी जॉब का हिस्सा है, मैंने टीवी पर आना होता है, और अभी भी आप देख सकते हैं मैं अभी ऑफिस से आई हूँ और मेरे फेस पे फुल मेकअप हुआ हुआ है। तो मेरा जो ऑफिस में टाइम होता है वो तो फुल मेकअप में गुजरता है, क्योंकि ऑफिस जाते ही हमारा मेकअप होता है सबसे पहले, उसके बाद ही हमने टीवी पर आना होता है। तो ऑफिस में तो ऑल द टाइम मेकअप में रहना होता है। लेकिन अगर आप मुझे ऑफिस के अलावा रूटीन लाइफ में कभी भी कहीं देखेंगे, किसी शॉपिंग मॉल में या कभी कहीं और, तो मैं सिर्फ एक थोड़ा सा फेस पाउडर लगाती हूँ फेस पर, ब्लश ऑन लगाती हूँ और लिपस्टिक लगाती हूँ। मुझे मेकअप करना नहीं आता, हालांकि मैं 7 साल से इस फील्ड में हूँ, लेकिन मुझे खुद से मेकअप जो होता है ना, एक प्रॉपर मेकअप करना, वो नहीं आता। तो मैं रूटीन में सिर्फ हल्का सा फेस पाउडर और लिपस्टिक लगाकर और ब्लश ऑन लगाकर, तो ये मैं गुजारा कर लेती हूँ। मुझे मेकअप का बहुत ज्यादा शौक नहीं है, अगर कोई थोड़ा बहुत था भी, तो ये 7 सालों में डेली 8-8 घंटे 10-10 घंटे मेकअप में रह के वो शौक खत्म हो गया। मेरे पेरेंट्स, उनके अलावा कुछ भी नहीं। मतलब पेरेंट्स हैं तो सब कुछ है, और पेरेंट्स के बगैर जिंदगी का मैं तस्वुर भी नहीं कर सकती। मुझे वो जिंदगी अपनी जिंदगी ही नहीं लगेगी जिसमें मेरे पेरेंट्स ना हो, और पेरेंट्स हैं तो बस सब है। हम इंसान हैं और इंसान नाशुक्रा होता है। उसको सब कुछ भी मिल जाए ना, तो फिर भी उसको जो नहीं मिला होता वो उसके लिए अल्लाह ताला से शिकवा करता है। तो एज सच तो मुझे जिंदगी से कोई शिकवा नहीं है, क्योंकि मुझे जो चाहिए था, मैं जहां तक पहुंचना चाहती थी, मैं या जिंदगी में जो करना चाहती थी, वो मैंने कर लिया। तो इस वजह से ऐसा जिंदगी से कोई शिकवा नहीं है। लेकिन वही बात मैंने आपको कही कि इंसान नाशुक्रा है, तो उसको कभी ना कभी कहीं ना कहीं कोई ना कोई अल्लाह ताला से छोटा मोटा शिकवा हो ही जाता है। मुझे भी हो जाता है, मैं भी इंसान हूँ। लेकिन फिर ये है कि मुझे बहुत जल्दी थोड़ी देर बाद रियलाइज भी हो जाता है कि मैंने ये गलत किया है, ये शिकवा करके, क्योंकि ये मेरा बनता नहीं था। तो मुझे कोई एज सच कोई बड़ा शिकवा नहीं। मैं सेल्फ ऑब्सेस्ड नहीं हूँ बिल्कुल भी, इसलिए मुझे नहीं पता, मतलब मैं नहीं कुछ कह सकती। मुझे लगता है कि ये बहुत सेल्फ ऑब्सेशन होती है कि इंसान अपने बारे में खुद ही कहे कि मुझे अपनी ये चीज पसंद है। लेकिन मैं लोगों के का बता सकती हूँ कि लोग मुझे क्या कमेंट देते हैं मेरे बारे में। मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल जो दिन था मेरे करियर का,
वो हमारा जो उसकी डेथ की खबर थी। हम लोग साथ काम करते हैं, आपको पता होगा मुरीद, सभी को पता है, काफी ज्यादा वायरल भी हुआ था, वो मुरीद का मर्डर हो गया था। तो मैं उस वक्त ऑन एयर थी, साथ मेरे को एंकर थे, और वो खबर उसी वक्त आई थी। और मैं भी एक दिन पहले मैंने मुरीद के साथ न्यूज बुलेटिन किया था, और नेक्स्ट डे जब हम न्यूज कर रहे थे तो हमें एकदम से उन्होंने बताया, हमें आईएफपी लगी होती है ना कान में, जिसमें हमें इंस्ट्रक्शंस मिल रही होती हैं, तो आईएफपी में उन्होंने बताया कि मुरीद को गोली लग गई है, मुरीद जख्मी हो गया है। तो मैं बहुत ज्यादा एकदम से मेरे मतलब मैं परेशान हो गई। तो उन्होंने फिर उसके बाद मेरी आईएफपी बंद कर दी। उनको पता होता है कि लड़कियां हैं, लड़कियों के दिल थोड़े कमजोर होते हैं, तो उन्होंने मेल एंकर को बताया कि मुरीद जाँ बहक हो गया है। तो उसने जब अनाउंस किया कि मुरीद को गोली लगी है और मुरीद जाँ बहक हो गया है, तो मैं एकदम से रोना शुरू हो गई, और मैं अपनी सेंसेस में नहीं थी। वो मेरी जिंदगी की सबसे मुश्किल, सबसे बड़ी खबर थी, और सब लोग मुझे बार बार बोल रहे थे कि आपने बोलना है, मुरीद की डेथ हो गई है, मतलब आप कहो, आप बोलो, क्योंकि साथ वाला एंकर ही जाहिर है इतनी देर से बोल रहा है, हम दोनों को बोलना था। खबर ऐसी थी कि उसके ऊपर काफी देर स्टे करना था। तो मैंने काफी ज्यादा टाइम लिया, कुछ शायद 40 मिनट्स मुझे लगे अपने आप को ये दिमाग को बताने में कि उसकी वाकई डेथ हो गई है, उसका मर्डर हो गया है। तो उसके बाद मैंने काफी ज्यादा अपने आप को हिम्मत जमा करके मैं रो भी रही थी, और मैंने उसको बोला भी कि वो वाकई जाँ बहक हो गया। वो मेरी जिंदगी का अभी तक का सबसे मुश्किल दिन था। वैसे तो बहुत ज्यादा आते हैं ऐसे, लाइक पीआईए का जब तैयारा कि ऑन एयर नहीं थी, अगर मैं ऑन एयर होती तो वो शायद मेरी जिंदगी का और भी ज्यादा मुश्किल एक दिन होता। लेकिन इस तरह के बहुत सारे सानेहात हुए, जैसे किसी ट्रेन में जब आग लग जाती है, लोग मर जाते हैं, कोई जहाज गिर जाता है, कहीं धमाका हो जाता है। तो इस तरह की जब भी कोई खबर आती है ना, तो वो बहुत ज्यादा हिट करती है दिल को, वो बहुत मुश्किल होता है बताना। लेकिन मुरीद की डेथ, वो एक ऐसा था कि साथ काम करने वाला, तो वो खबर तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल थी। तो अभी तक मुझे सबसे ज्यादा वो दिन मुश्किल लगा। मैं पहली बार ऑन एयर हुई थी 2013 में, मैं टीवी पर आई थी, उधर ने मुझे कॉल किया, उन्होंने मुझे कहा तुमने मेरा ख्वाब पूरा कर दिया है। तो वो मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा था। अब तो खैर 7 इयर्स हो गए, लेकिन उनके लिए आज भी शायद मैं यूज्ड टू हो गई हूँ, लेकिन वो मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा था जब उन्होंने बोला मुझे कि मेरा ख्वाब पूरा हो गया। बहुत अच्छा फील होता है, क्योंकि जाहिर है बहुत लिमिटेड लोग हैं जो के रिप्रेजेंट करते हैं अपने कंट्री को एज अ न्यूज एंकर। और मैंने ये देखा है कि आजकल जितने भी मैस कम्युनिकेशन या मैस मीडिया स्टूडेंट्स हैं, वो सभी एंकर बनना चाहते हैं, लेकिन हर एक को चांस नहीं। 50 मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ, और मैं ये नहीं कहती कि मैं बहुत टैलेंटेड हूँ इस वजह से मुझे ये चांस मिला। मुझसे ज्यादा टैलेंटेड लोग हमारे मुल्क में, हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं, लेकिन उनको चांस नहीं मिलता। तो मैं खुद को बहुत लकी समझती हूँ कि मैं पाकिस्तान का फेस हूँ। मेरे मुल्क ने मुझे बहुत कुछ दिया है। लोग कहते हैं ना कि पाकिस्तान में रखा ही क्या है, तो मैं आगे से इस चीज की बहुत ज्यादा मुखालफत करती हूँ, और मैं कहती हूँ पाकिस्तान में ही तो रखा है सब कुछ। आप अपने मुल्क को क्या दे रहे हो, आप ये सोचो। मुझे तो मेरे मुल्क ने बहुत कुछ दिया जो मैं चाह रही थी, मुझे वो बनने दिया। मैं किसी भी और कंट्री में जाकर अगर लाइफ गुजारती तो मुझे नहीं लगता कि वो मुझे इतनी मेरी शनाख्त दे सकते थे जो मुझे मेरे मुल्क ने दी। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। अब मेरे जो हस्बैंड हैं, मेरा निकाह हुआ है ना, मेरी रुखसती होने वाली है। मेरे हस्बैंड ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। अभी तो खैर वो आजकल पाकिस्तान आ गए हैं, क्योंकि कोविड की वजह से उनको आना पड़ा, उनकी मदर की डेथ हुई थी, तो वो पाकिस्तान आ गए। तो अभी वो वापस नहीं जा सकते क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की बॉर्डर्स क्लोज हैं। बट उनकी जॉब, उनका लाइफ सारे वहीं पर है, तो वो जाहिर है ऑस्ट्रेलिया ही वापस जाना चाहते हैं। तो अल्टीमेटली मुझे भी उनके साथ जाना है, क्योंकि आज नहीं तो कल, 1 साल बाद, 2 साल बाद, जब भी मुझे उनके साथ ही रहना है ना, हमें जिंदगी गुजारनी है। बट ये है कि मुझे अपने मुल्क से बहुत प्यार है, और मुझे ये चीज बहुत ज्यादा खौफजदा करती है। ये सोचकर मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है कि मैं अपना मुल्क छोड़कर चली जाऊंगी, वो मुल्क जिसने मुझे सब कुछ दिया, तो अपना करियर, अपनी पहचान, अपना नाम, हर चीज छोड़कर एक ऐसे कंट्री में जाके जहाँ मुझे कोई नहीं जानता होगा, वहां पर जाकर मुझे अपनी लाइफ गुजारनी है। तो मुझे ये सोचकर ही मुझे बहुत, मेरे दिल को कुछ होता है, और मैं अपने हस्बैंड को ये कन्विंस करती रहती हूँ कि हमें पाकिस्तान में रहना चाहिए।
मैं पाकिस्तान में रहना चाहती हूँ, बट जाहिर है हर एक की अपनी चॉइस होती है। लेकिन अगर मेरे पास ये ऑप्शन हो कि मैं पाकिस्तान में रहूँ, अपनी जिंदगी यहाँ गुजारूं, तो मैं अपनी सारी जिंदगी अपने ही मुल्क में गुजारने को तैयार हूँ। आपकी जो जवानी है, आपके मुल्क को तो वो चाहिए ना। बाहर जो भी लोग चले जाते हैं ना, मैंने यही सुना है, वो ये कहते हैं पाकिस्तान में क्या रखा था, पाकिस्तान में क्या रखा था। मैं उनसे सिर्फ ये सवाल करना चाहूंगी कि आप ये कहते हैं पाकिस्तान ने हमें क्या दिया, आपने पाकिस्तान को क्या दिया? आप देते ना। आपकी जब जरूरत थी आपके मुल्क को, आप तब दें। जब आपने बूढ़े होकर वापस आना है, या आपने उस वक्त आना है जब आपको अपने वतन की मिट्टी में दफन होना है, तो उस वक्त आने का कोई फायदा नहीं है। उस वक्त आपके मुल्क को आपकी जरूरत नहीं है। आपके मुल्क को आपकी जरूरत तब है जब आप जवान हैं। तो आप बाहर जाएं, जरूर जाएं, पढ़ने जाएं, कुछ भी करने जाएं, लेकिन आप अपने मुल्क में वापस आएं, अपने मुल्क को दें वो जो हमारा मुल्क डिजर्व करता है। हमारा मुल्क बहुत अच्छा है। मेरी जो शादी जिनसे हुई है वो मतलब मेरी शादी इस तरह से थी कि हम लोग मिले नहीं थे शादी से पहले कभी, निकाह से पहले। हम लोगों को लाइक किसी ने इंटरेक्ट करवाया था। जाहिर है मुझे भी शादी करनी थी और मेरे पेरेंट्स भी चाहते थे शादी कर लूँ। तो हमें यहाँ इंटरेक्शन करवाया था किसी ने शादी के लिए, और हम दोनों ने बात की थी और वीडियो कॉल के ऊपर। और हम दोनों की जब बात हुई तो हमें लगा कि ठीक है, हमारी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तो हमने फिर शादी का डिसीजन ले लिया था। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड निकाह के टाइम ही आए थे, निकाह से 1 हफ्ता पहले। तो मैं उनसे निकाह से 1 हफ्ता पहले मिली थी। तो ये पेरेंट्स की और सबकी एक मिली भगत कह लें कि सबका मिलजुल कर एक डिसीजन था। उसकी फैमिली का भी, उनकी फैमिली का भी, और मेरी फैमिली का भी, और हमारा अपना भी। तो लेकिन इसको आप ये नहीं कह सकते कि हमने एक दूसरे को जान के, एक दूसरे को बहुत ज्यादा पसंद करके मिल के शादी की। बस ये था कि हाँ शादी करनी है। मेरे निकाह को 1.5 साल हो गए, और मेरा निकाह इतना लंबा रखने का कोई प्लान नहीं था। लेकिन मेरे निकाह के कुछ ही मंथ्स के बाद कोविड आ गया, और जब कोविड आया तो ऑस्ट्रेलिया की बॉर्डर्स बंद हो गए। मेरे हस्बैंड यहाँ नहीं आ सकते थे, मैं वहाँ नहीं जा सकती थी, तो हमारी रुखसती डिले हो गई। फिर उसके बाद मेरी जो मदर इन लॉ हैं उनकी डेथ हो गई, कोरोना से हुई है उनकी डेथ। तो फिर मेरे हस्बैंड को आना पड़ा वापस। और वो जब आए तो जाहिर है मेरी सास की डेथ हुई, उनकी मदर की डेथ हुई, तो इतनी जल्दी भी पॉसिबल नहीं था रुखसती करना। तो इसलिए मेरा 1.5 साल निकाह को हो गया है, और अब मेरी रुखसती हो रही है। हम लोगों की ठीक है, जैसे हस्बैंड वाइफ की होती है, अच्छी है। हम एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। बाकी आपको पता है कि जब साथ रहते हैं तो तभी ज्यादा चीजों का आइडिया होता है। अभी तक तो चीजें ठीक है। मुझे गलत बात पर गुस्सा आता है, मुझे गलत चीज के ऊपर गुस्सा आता है। और अगर आता है ना, मुझे बहुत बुरा आता है, बहुत ज्यादा बुरा गुस्सा आता है, और जल्दी उतरता भी नहीं है फिर। लेकिन ये है कि ऐसा नहीं है कि हर बात पर ही आता रहे, लेकिन गलत बात मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। अगर ऐसी कोई चीज हो कि मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि मैं लोगों की जिंदगियों में इंटरफेयर नहीं करती। लेकिन अगर मेरी लाइफ में कोई इंटरफेयर करता है फूल में बिला वजह है, तो ऐसा है कि गुस्सा ये नहीं है कि मैं हर एक के ऊपर गुस्सा करती हूँ, बस ये कि कभी आ जाता है तो गलत बात के ऊपर ही आता है। मैं एक आइसोलेटेड पर्सन हूँ। 7 ईयर्स से मैं अकेली रह रही हूँ, और मैं जॉब की वजह से। बट ये है कि मेरा ये होता है कि मुझे जब छुट्टियां लेनी होती हैं 3 महीने बाद, 4 महीने के बाद, मुझे जब भी छुट्टियां लेनी है तो मुझे अपने पेरेंट्स से मिलना है, मुझे उनके पास जाना है। तो मेरा सबसे बड़ा यही होता है प्रॉब्लम कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ना 3 महीने, मैक्सिमम 3 महीने के बाद ना मुझे ऐसा लगता है कि मैं इमोशनली बहुत वीक हो गई हूँ, मेरी बैटरी बहुत डाउन हो गई है, और अब मुझे जाना है अपने पेरेंट्स से मिलना है ताकि मेरी बैटरी दोबारा चार्ज हो और मैं वापस आऊँ। तो मेरे लिए मेरे ख्याल से वो चीज़ है कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ गुजारना पसंद करती हूँ। मेरी हॉबी जो है वो इंटरनेट है। मैं हर वक्त इंटरनेट यूज करती रहती हूँ, और मैं इस चीज से बहुत ज्यादा तंग भी हूँ। मुझे आदत हो गई है इंटरनेट की चीजें देखती रहती हूँ, यूट्यूब देख ली, और बाहर कहीं भी जाना होता है तो मुझे ड्राइव करने का बहुत शौक है। मैं मोस्टली लाहौर ही जाती हूँ अपने पेरेंट्स के पास। मुझे ट्रैवलिंग का शौक बहुत है, लेकिन मैंने बहुत ज्यादा ट्रैवल सिर्फ इस वजह से मैं नहीं कर सकी क्योंकि मुझे पेरेंट्स से मिलने जाना होता है छुट्टियों में। तो मैं अभी लास्ट टाइम जब मुझे छुट्टियां मिली थी तो मैंने बड़ी मुश्किल से, अपनी बहन के बहुत ज्यादा फोर्स करने पे, वो दुबई में रहती हैं, तो मैं दुबई चली गई थी
और उसके बाद आप यकीन करें कि मैं दुबई से आने के बाद और दुबई जाते हुए भी मुझे ये गिल्ट हो रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि जो टाइम मेरी फैमिली का, मेरे पेरेंट्स का है, मैंने वो टाइम अपने फन के लिए रख लिया। मुझे उनसे, क्योंकि वो 3 महीने वो वेट करते हैं, उनको होता है कि अच्छा 3 महीने बाद ये आती है मिलने के लिए, और मैंने उनको 3 महीने बाद कहा कि मैं दुबई जा रही हूँ। तो मेरे अंदर ये गिल्ट, हालांकि वो मुझे कुछ नहीं कहते, वो खुद चाहते हैं कि मैं जो करना चाहती हूँ लाइफ में करूँ, लेकिन मुझे खुद ये हो रहा होता है कि ये मैं शायद गलत कर रही हूँ। तो मैं भी रिसेंटली दुबई गई थी। पाकिस्तान में मैं मरी खानपुर से आगे नहीं गई, खानसपुर है शायद, उससे आगे नहीं गई हुई। उसकी वजह ये है कि मुझे शौक बहुत है पाकिस्तान देखने का, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मुझे ट्रेवल एंजाइटी है और मुझे जो हाइट फोबिया है, तो मुझे ना रास्तों से बहुत डर लगता है। वो जो खाइयां और ये सारे रास्ते हैं ना, मुझे शौक बहुत है जाने का, लेकिन रास्तों का सुनकर और सारी बातें कि वॉमिट होती है, ये होता है, वो होता है, दिल खराब होता है, हिम्मत नहीं की ट्रैवल करने की। तो मैं दुबई ही गई हूँ, लेकिन हाँ अभी तो खैर कोरोना है, कोरोना की वजह से कहीं जा नहीं सकते, लेकिन अब मेरा प्लान है, मैं चाहती हूँ कि अब आगे जो जिंदगी है, जाहिर है अब हस्बैंड भी साथ होंगे, तो मेरा ये है कि थोड़ा दुनिया घूमनी है, थोड़ा ट्रैवल करना है, कंट्रीज को एक्सप्लोर करना है, क्योंकि शौक बहुत है। ऐसा इंसिडेंट तो कोई नहीं हुआ, लेकिन ऐसा होता है ना कि जैसे बंदे को पता होता है कि जरा थोड़ा हाइट पर अगर मैं चली जाऊं, 4th फ्लोर या 6th फ्लोर पर भी अगर मैं चली जाऊं और मैं नीचे देखूं, तो मुझे ऐसा लगता है, मुझे डर लगता है, मुझे हाइट से डर लगता है। तो वो मेरे अंदर ये चीज है कि मुझे हाइट से डर लगता है, और मैंने ये सोचा हुआ है कि मैंने अपना जिंदगी में ये डर खत्म करना है। मैं पैराग्लाइडिंग करूंगी कभी ना कभी, ताकि मेरा ये जो डर है ये खत्म हो जाए।